नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। थोड़ा सा सर्दी हो गया तो मेरा आवाज़ थोड़ा सा बैठा हुआ है, पर कोई बात नहीं। देखिए, जैसा कि हम राजकोषीय नीति कर रहे थे, उसमें हमने काफ़ी कुछ समझा था कि सरकार के कौन कौन सी आयगत होती हैं, यानी कि सरकार के पास जो आय के स्रोत कौन से होते हैं, और सरकार व्यय कहाँ पे करती है। इसी को राजकोषीय नीति कहते हैं। और जहाँ पर हमने कर, जो राजस्व प्राप्ति सरकार की होती है, उसमें कर राजस्व प्राप्ति और गैर कर राजस्व प्राप्ति समझा था। और उसी में से ये हमारा एक था कर। ठीक है, कर प्राप्ति। जो कर प्राप्ति थी उसमें दो टाइप की मैंने बताया था आपको कर। एक बताया था कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कर, और दूसरा था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर हमने जो पीछे वीडियो था उसमें बहुत कुछ अच्छे से विस्तार से समझा था, और उनका क्या प्रभाव होता है, कितने टाइप के होते हैं, निगम कर क्या होता है, ये सारी चीज़ समझी थी। ठीक है, आज हमारा अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी के बारे में बात करेंगे। और ज़्यादातर जितने भी अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनको 2017 में सरकार ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 2016 में, 101वां संविधान संशोधन। और उसमें राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के टैक्सेस जो थे अप्रत्यक्ष करके, उनको एक साथ ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये था, मतलब कह सकते हैं हम कि जीएसटी, ठीक, जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक, तो इसको थोड़ा समझेंगे। ये वन टैक्स वन नेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यानी कि पूरे देश में जो अप्रत्यक्ष कर हैं, जिनकी दरें हर राज्य में डिफरेंट होती थी, केंद्र सरकार के भी कई सारे कर होते थे, उनको समाहित करके एक टैक्स बनाया गया था, जिसको साधारण भाषा में क्या कहेंगे, जीएसटी कहते थे। ठीक है, तो जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, यानी कि इसमें वस्तुएं और सेवाओं दोनों में जो टैक्सेस ऐड होते थे, उनको ऐड करके एक कर दिया गया। कब किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन किया गया था। संशोधन क्यों करना पड़ा, क्योंकि सरकार जो संविधान में नियम दिए हैं, उन्हीं प्रावधान के तहत ही सरकार टैक्स को, यानी कि अपने जनता पर टैक्स आरोपित कर सकती है। इस वजह से चूंकि कुछ कर वहाँ पे राज्यों को दे रखे हैं, और कुछ स्टेट को दिए गए हैं, और कुछ सेंटर को दिए गए हैं। तो चूंकि सेंटर और स्टेट के टैक्सेस को एक साथ करना था, तो इस वजह से संविधान में संशोधन किया गया, 101वां संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2016 में ठीक ये किया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, यानी कि वन एक जुलाई 2017 से। ठीक है, तो ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, अब हम इसमें बात करते हैं कि जो जिस आया, तो इसमें कौन कौन से ऐसे अप्रत्यक्ष कर थे जिनको एक साथ मर्ज करके जीएसटी बनाया गया। तो इसमें कुछ मैंने बताया था केंद्र सरकार के कर थे, और बाकी कुछ राज्य सरकारों के टैक्स थे। केंद्र की बात करें तो एक तो था एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये क्या होता है, ये होता है जब वस्तु बन के तैयार होती है, यानी फैक्ट्री से जस्ट बाहर आती है, तो उसके उत्पादन की जो कीमत होती है, उस कीमत पर कुछ टैक्स देना होता है, जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार कुछ सर्विसेज टैक्स होते थे, सेवा कर वो। तीसरा होता था जो केंद्रीय बिक्री कर, जिसको सेंट्रल सेल्स टैक्स कहते हैं। ठीक, जब राज्य के बीच व्यापार होते हैं ना, एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो ऐसा होता था। और तीसरा था कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क कहते हैं इसको। ठीक, जैसे कुछ जो टैक्सेस थे, इनको ऐड करके यानी ये केंद्र के टैक्स थे। दूसरा था वैट, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा ये मतलब ये राज्य सरकार का टैक्स था। इंटरटेनमेंट टैक्स होता था, जैसे आप, ठीक है, मूवी देखने जाएंगे। अच्छा, याद रखिएगा, इसमें उन टैक्स को ऐड नहीं किया गया जो स्थानीय स्तर पर, जो लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज जो संस्थान है, या अर्बन बॉडीज है, लोकल बॉडीज, वो जो टैक्सेस मतलब प्राप्त करती हैं मनोरंजन कर से, उन टैक्सेस को इसमें ऐड नहीं किया गया है जीएसटी में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। तीसरा जो ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स होता था, जिसको चुंगी कर कहते हैं, यकजरी टैक्स, और सट्टेबाजी, जुआ, लॉटरी आदि, इन सबके जो टैक्सेस थे, इनको भी जीएसटी में रखा गया है। ठीक, तो ये राज्य के कर हो गए, और ऊपर जो हैं वो स्टेट के टैक्सेस हैं। याद रखिए, कभी ये पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे कर थे जो राज्य सरकार के हुआ करते थे, जो जीएसटी में है, और कौन कौन से ऐसे कर हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के होते थे।
ठीक। कुछ ऐसे कर भी हैं जिनको इससे बाहर रखा गया है जीएसटी से। अभी भी वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे हैं जो जीएसटी से बाहर रखा गया है। एक तो है जो पेट्रोलियम है ना। जो पेट्रोल है आप जानते होंगे, इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। जो कच्चा पेट्रोल आता है, डीजल, ये प्राकृतिक गैस, ये सब है, इनको, इन पर अभी भी कोई भी मतलब इनका जो राज्य सरकारें अपना टैक्स और केंद्र सरकार अपना टैक्स इसमें ऐड करती है, जिससे कीमत घटती या बढ़ती रहती है। आप सुनते होंगे कि डिफरेंट राज्यों में, स्टेट्स में पेट्रोल के जो दाम होते हैं वो घटते थे या कम या ज़्यादा होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य के जो टैक्स हैं उस हिसाब से भी दाम बढ़ते या घटते रहते हैं। तो इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। तीसरा है जो शराब है, ठीक है, जो ह्यूमन उपयोग के हिसाब से, याद रखिएगा, ये वो है जिसको पीने का ये प्रयोग करते हैं, ये कर जो है उसको भी इससे बाहर रखा गया है। क्यों बाहर रखा गया है? क्योंकि ये इसमें राज्यों को ये बहुत बड़ा स्रोत है राजस्व का। राज्य इस पर सहमत नहीं हो रहे थे, इस वजह से इसको बाहर रखा गया है। और आप जानते हैं कि कई सारे राज्यों में शराब बैन भी है, तो इस वजह से भी, जैसे बिहार और गुजरात में 2 राज्यों में शराब बैन है। तो याद रखिएगा कि इसको, जो कौन सी शराब जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, यानी कि मानव उपयोग के, जो पीने के लिए उपयोग किया थी, उस शराब को इससे बाहर रखा गया। बाकी बहुत जगह यूज होती है शराब अंदर प्रोडक्ट में, जैसे पेट्रोलियम मिक्स करने के उद्देश्य से, ठीक है, या दवाओं में, तो उसको उस जीएसटी के अंदर है। परंतु जो ह्यूमन उपभोग की जो ये कर है ना, तो उसको बाहर रखा गया है। स्टाम्प पे ड्यूटी आप जानते हो, संपत्ति जब भी पंजीकरण होता है, यानी आप खेत खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, तो उसमें राज्य की जो ड्यूटी होती है, टैक्स होता है, वो हो रहता है, और स्टाम्प पे ड्यूटी होती है, तो ये भी बाहर रखा गया है। और जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है या रोड टैक्स है, जब आप गाड़ी खरीदते होंगे तो उसमें रोड टैक्स पे करते हैं, जिसको हम आरटीओ टैक्स भी कहते हैं, वो सबको भी बाहर रखा गया है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे देकर पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से टैक्स हैं जो जीएसटी में नहीं है, जो जीएसटी में मर्ज नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो इन टैक्सेस को जीएसटी से बाहर रखा गया है, ठीक। अब अगर देखें तो अभी जीएसटी की कितनी वो हैं, कितनी दरें हैं, तो भारत में वैसे तो 4 दरें कह सकते हैं मुख्यतः, परंतु अगर 0% भी माने तो 5 दर मान जाएंगी, 5 रेट मान सकते हैं। तो 0% भी, 0% कुछ ऐसी वस्तुएं या सेवाएं होती हैं जिन पर 0% की दर से जीएसटी कार्य करता है। ऐसी कौन सी है? जो बहुत ही आवश्यक दवाएं हैं, या फिर जैसे कि जो शिक्षा है, शिक्षा पर जो जीएसटी है वो 0% है। तो शिक्षा पर जीएसटी जो है वो कितना है? 0% है, ठीक है। परंतु जैसे आप सरकारी इसको ये फीस जमा करेंगे तो उसमें जीएसटी नहीं पे करनी पड़ती। परंतु जो प्राइवेट किताबें हैं, नोट्स है, कोचिंग, या वो बुक्स जो प्राइवेट बुक्स हैं एनसीईआरटी को छोड़ करके, या कॉपी हैं, रबड़ है, पेंसिल है, इन सब में जीएसटी की दर है, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा 5%। फिर दूसरी जो दर है वो है 12%, 18% और 28%। 5, 12, 18 और 28। जो खाद्य पदार्थ, ज़्यादातर आवश्यक वस्तुएं जैसे कि दवाएं हो गया, खाद्य पदार्थ, इन सब में अधिकांश में 5% है। उसका जो प्रिंटेड किताबें हैं, फ्रोजन फूड्स हैं, ये पैक्ड फूड्स जो हैं, ज़्यादातर जो पैकेट वाले फूड्स आते हैं, इनमें 12%। और कुछ ऐसी सेवाएं हैं जैसे कि, या कुछ वस्तुएं हैं जो सामान्य तो नहीं है परंतु थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, उन पे 18%। और बाकी जितने भी लग्जरी गुड्स हैं, कार खरीदो, सिगरेट, इन तरह के तंबाकू से बने उत्पाद, एसी, यानी कि जो महंगे, थोड़ा सा जो थोड़ा अमीरों के जो वस्तुएं हैं, उन पर, या लॉटरी वगैरह पे 28% की जीएसटी से, दर से जीएसटी को उपयोग किया गया है, ठीक है। तो 0%, 5%, 12% और 0, 5, 12, 18 और 28%, ठीक है। तो जैसे जैसे वस्तुओं की जो वो है, आवश्यक वस्तुओं से ऊपर जाते जाएंगे, वैसे उनकी दर के बढ़ती जाएंगी। जो बहुत ही आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी दरें बहुत ही निम्न रखी गई हैं, कम रखी गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं कि ये हो गया। अब एक उसी में एक बनाया गया था जीएसटी परिषद, संविधान में संशोधन करके ही, ठीक है, अनुच्छेद 200 279A1 ऐड किया गया था, 279A1, ठीक है। ये क्या है? जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य के सदस्य होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें? जो इसका केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, अभी जैसे, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री, इसका जो अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री भी इसमें होते हैं। तो केंद्र से कौन कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय
वित्त राज्य मंत्री जो होता है, ठीक है, ये इसमें होते हैं। कौन से? जीएसटी परिषद में। जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वो अध्यक्ष होता है। और प्रत्येक राज्य से, स्टेट से, चूंकि दोनों हैं इसमें है, तो राज्यों से जो राज्य के वित्त कराधान प्रभारी मंत्री होते हैं, यानी कि जो फाइनेंस से जुड़े हुए मिनिस्टर्स होते हैं, या कोई अन्य मंत्री भी इसमें सदस्य होता है, जिसको नामित किया जाता है। तो आसान भाषा में समझें कि जीएसटी परिषद क्या है। जीएसटी परिषद को संविधान संशोधन, जो 101वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें अनुच्छेद 289A जोड़ा गया था 1, जिसके तहत एक जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है। इस जीएसटी परिषद में जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री तथा केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। वहीं जो राज्य होते हैं, स्टेट के जो वित्त मंत्री होते हैं राज्यों के, अच्छा ये केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं। आप जानते हैं केंद्र में कुछ मंत्री होते हैं, उप मंत्री होता है, केंद्रीय मंत्री होता है जिसको हम, है ना, कैबिनेट मंत्री होता है, और राज्य मंत्री होता है। तो ये आप वहाँ पे समझना। और राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये है जीएसटी परिषद, ठीक है। अब जीएसटी परिषद में होता क्या है? जीएसटी परिषद कई सारे निर्णय करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं जीएसटी परिषद काम क्या होता है, अभी समझेंगे। ये समझते हैं कि जीएसटी परिषद में निर्णय कैसे होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो जीएसटी परिषद में जो केंद्र है उसके पास वोटिंग राइट 1/3 है। 1/3 वोटिंग राइट किसके पास है? यानी कि 33% वोटिंग राइट किसके पास है? केंद्र के पास है। और 2/3 यानी 2/3 किसके पास है? वो राज्यों के पास वोटिंग राइट है। तो 1/3 केंद्र के पास, यानी 33% केंद्र के पास, और बाकी 67% किसके पास है? राज्यों के पास है वोटिंग राइट। तो जब भी किसी भी मुद्दे पर वोट होता है तो उसमें इतना इतना वोटिंग राइट का परसेंटेज बटा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र के पास 1/3, राज्यों के पास 2/3। और जो भी प्रस्ताव पारित किए जाएंगे उसमें 75% का बहुमत चाहिए। जब तक 75% का बहुमत नहीं होगा तब तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा, ये याद रखिएगा। केंद्र और राज्य दोनों को ऐड करके 75% का बहुमत होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कम से कम 75% सदस्य सहमत होंगे, तभी जाकर के वो प्रस्ताव पारित होगा। अब आप बात करते हैं कि जीएसटी परिषद का कार्य क्या है। तो जीएसटी परिषद क्या करती है? एक तो ये तय करती है कि जो केंद्र और राज्य हैं, ठीक है, उनकी से जो जीएसटी संबंधित कोई भी जो मुद्दा होता है, उस मुद्दे को समाधान करने के क्या क्या हों, या किन वस्तुओं को छूट देना, जीएसटी से बाहर रखना है, या कि चेंज करना है, दरों में परिवर्तन करना है, ये सारे के सारे कार्य कौन का देखता है? जीएसटी परिषद देखता है। कि दर कौन सी होंगी, दर को घटाना है, बढ़ाना है, या किस वस्तु को उसमें ऐड करना है, किसको बाहर करना है, इन सब में याद रखिएगा जीएसटी परिषद ही निर्णय करती है, ठीक है। जैसे कुछ समय पहले एक मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और तौर पर 28% जीएसटी का सुझाव दिया गया था, जिसको बाद में माना गया था। तो ये कार्य किसके हैं? जीएसटी परिषद के हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि जीएसटी, 3 प्रकार की जीएसटी होती है। अगर एक होता है सीजीएसटी, केंद्र का, यानी कि सेंट्रल जीएसटी। एक होता है स्टेट जीएसटी, एस जीएसटी कहते हैं, यानी कि स्टेट जीएसटी। और एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं इसको। इंटीग्रेट कैसे? कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर व्यापार होता है, जाते हैं, तो वहाँ पे जो जीएसटी काम करती है वो एस जीएसटी ना होकर के आईजीएसटी काम करती है। सीजीएसटी यानी केंद्रीय जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट का जीएसटी, राज्य जीएसटी, और आईजीएसटी क्या है? इंटीग्रेटेड। अगर एक ही स्टेट के अंदर व्यापार होता है, सर्विस होती है, तो वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी काम करता है। और अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार, खरीद बिक्री कुछ होता है, तो वहाँ पर सीजीएसटी के साथ साथ आईजीएसटी काम करता है, एसजीएसटी काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और बाकी ये, ठीक है, इस तरीके से। तो दरें कितनी है? 5 कह सकते हैं, 0%, 5%, और ठीक है, 12, 18 और 28%। दूसरा 101वां संविधान संशोधन 2016, ठीक है, जिसमें, ठीक है, और जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है अनुच्छेद 289A के तहत, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीएसटी के बारे में। अब आइए समझते हैं कि बजटरी घाटा क्या होता है। चूँकि हम राजकोषीय नीति पढ़ रहे थे, तो इसमें घाटा क्या होता है, कितने प्रकार के घाटे होते हैं, तो उसको समझते हैं। राजकोषीय, उसे बजट घाटा, बजट पढ़ेंगे तब भी वहाँ इसको अच्छे समझेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तो बजट पढ़ते समय हमें आसानी रहेगी। मैं बताया था कि राज्य के पास जो मतलब संसद होती है, केंद्र के पास
जो सरकार है, सरकार के पास दो प्रकार के आय के स्रोत होते हैं। मतलब एक आय होती है और एक व्यय होता है। ठीक, आय और व्यय। ठीक है, तो आय मतलब पैसे कहाँ से आएगा और व्यय कहाँ पर खर्च किया जाएगा। जो आय होती है ये दो प्रकार की बताई थी मैंने आपको। एक होती है राजस्व आय। ठीक है, राजस्व आय होती है, और एक होती है पूंजीगत आय। पूंजीगत आय। ठीक है, राजस्व आय भी दो प्रकार की होती है। एक कर राजस्व और एक होती है गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व। कर तो बता दिया मैंने आपको, जैसे जीएसटी हो गया या इनकम टैक्स हो गया, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो कर राजस्व तुम्हारा हो गया प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये हो गया कर राजस्व। गैर कर राजस्व क्या होता है? गैर कर राजस्व का मतलब होता है कि जैसे सरकार की अपनी कंपनी है, पीएसयू है, वहाँ से जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये सरकार ने किसी को उधार दे रखा है, कर्ज दे रखा है, तो उससे ब्याज आएगा। ठीक है, या फिर सरकार कभी कभी कमीशन कहीं से प्राप्त हुआ सरकार को। तो ये जो सारे ऐसी आय जिसमें दायित्व नहीं होता है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सरकार को वापस नहीं करना होता है, चुकाना नहीं होता है, कोई देनदारी नहीं होती है, उसे हम कहते हैं राजस्व आय। और राजस्व आय कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। ठीक है, एक है कर राजस्व और एक है गैर कर राजस्व। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है या अभांश कहेंगे, वो कहीं पे कंपनी ने किसी को कर्ज दिया था, सॉरी सरकार ने किसी को कर्ज दिया था, उससे जो ब्याज आया वो, या चालान हो गए आदि से जो पैसा आता है उसे कहते हैं हम गैर कर राजस्व। तो ये हो गई सरकार की राजस्व आय। उसी वजह से राजस्व आय है, वैसे ही व्यय भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। मैं समझा चुका हूँ पीछे वाली वीडियो में। ठीक है, तो राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व व्यय का आप सही समझो कि ऐसे खर्चे जिससे सरकार की कोई भी ठीक है पूंजी निर्माण नहीं होती है, इसका सरकार को सिर्फ चुकाना है, सरकार को ऊपर। ठीक है, जैसे सरकार जो वेतन देती है अपने कर्मचारियों को, वेतन हो गया। अब चूंकि वेतन से सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वेतन हो गया, पेंशन देती है सरकार, ठीक है, पेंशन हो गई, सब्सिडी हो गई, ये सब के सब जो हैं इनको हम कहते हैं क्या? राजस्व व्यय। ठीक है, क्योंकि इससे कोई भी पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है। उसी प्रकार पूंजीगत आय क्या होती है? ऐसी आय जिस पे सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होगी, सरकार को किसी न किसी फॉर्म में उसको चुकाना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं पूंजीगत आय। जैसे सरकार किसी और देश से कर्ज मांगती है, सरकार कर्ज प्राप्त करे या अपना दिया हुआ कर्ज वापस आ जाए, इसे कहते हैं पूंजीगत आय। ठीक है, तो सीधी बात है, पूंजीगत आय मतलब ऐसी आय जो सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी है या देनदारी है। उसी प्रकार पूंजीगत व्यय भी होता है। पूंजीगत व्यय जैसे सरकार रोड बनाए, सड़क बनाए, कंपनी बनाए या किसी को कर्ज दे, ये सब के सब क्या होंगे? सरकार के पूंजीगत व्यय होंगे। तो दो होंगे, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। अब आइए थोड़ा समझते हैं। एक होता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है? अगर राजस्व आय में से राजस्व जो व्यय है अगर वो ज़्यादा हो, ये सरकार ने 100 रुपये कमाया, सरकार की आय कितनी है? 100 रुपये है, और सरकार ने खर्चा कितना किया? 110 रुपये खर्चा किया, तो हम कहेंगे सरकार का घाटा कितना हुआ? 10 रुपये का घाटा हो गया। सरकार को इस घाटे को पूरा करने को कहाँ से करेगी? तो या तो बाहर से उधारी कर्ज उठाना पड़ेगा। तो ये जो 10 रुपये का घाटा आया, इसको क्या कहेंगे? राजस्व घाटा। इन राजस्व आय और राजस्व व्यय का जो अंतर होता है, अगर राजस्व व्यय ज़्यादा है और आय कम है तो हम क्या कहेंगे? कि राजस्व घाटा हुआ है। तो राजस्व घाटा क्या हो गया? राजस्व व्यय में से राजस्व आय को माइनस करना है। फिर राजकोषीय घाटा क्या होता है? इसी में शब्द है कि राजकोषीय घाटा क्या है? ये राजस्व घाटा हो गया। राजकोषीय घाटा आप ऐसे समझो कि जितना भी, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि कोई आय में से कोई व्यय में से आय को माइनस कर दीजिए। ठीक है, कोई आय को माइनस कर दीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे इसमें पूंजीगत आय भी और पूंजीगत व्यय भी, तो राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, इसमें से राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय दोनों को माइनस कर दीजिए। यानी इसमें सिर्फ क्या था? इसमें सिर्फ राजस्व व्यय और राजस्व आय था। इसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में से
राजस्व आय और पूंजीगत आय को माइनस करने के बाद जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा सीधी बात क्या है कि राजकोषीय घाटा सरकार के कोई खर्चे में से कोई रेवेन्यू यानी प्राप्ति जो होती हैं, जो रिसिट्स हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद रखना कि सरकार ने जो उधार प्राप्त किया उसको इसमें ऐड नहीं किया जाता है। जो बाहर से उधारी आई है वही तो घाटा ही है। ठीक है, कि कितना आय आया और कितने व्यय आया, उसमें से उधारी को हटा दीजिए तो वही क्या है, राजकोषीय घाटा है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा समझ में आ गया। एक आता है प्राथमिक घाटा। अब देखिए, प्राथमिक घाटा एक नया टर्म आया था बाद में मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम। प्राथमिक घाटा ये होता है कि माना हमारा राजकोषीय घाटा जितना है 100 रुपये घाटा है, परंतु ये जो 100 रुपये घाटा है इसमें हमने पुराना जो हमारा ब्याज था, पुराना जो कर्ज था, मतलब कि इस वर्ष का नहीं, पिछले वर्षों का जो कर्ज था, जो पुराने वर्षों में हमने कर्ज उठाया था किसी देश से, उसमें हमने क्या किया है, ब्याज चुकाया है। तो ये जो ब्याज चुकाया है इस वर्ष, ये पुराने ऋण पर अगर हम अभी इस वर्ष ब्याज चुकाएं तो ये ब्याज तो पुराना, ये जो पुराना ऋण था उसका ब्याज है। तो अगर इसमें से हमारा जितना घाटा हुआ है, सपोज हम मानते हैं कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है 100 रुपये का घाटा हुआ है, अभी इस घाटे में ये ब्याज भी जुड़ा हुआ है क्योंकि ये भी चुकाया ना, तभी तो घाटा हुआ है। तो अगर इस 100 रुपये में हम ये इस ब्याज को हटा दें कि भाई ये ब्याज तो पुराने वर्ष का है, हमारा वास्तव में कितना घाटा हुआ है, तो माना अगर ब्याज हमारा 10 रुपये था जो चुकाया है, उसको 10 माइनस कर दें तो जो 90 रुपये आएगा उसको हम क्या कहेंगे कि हमारा वो प्राथमिक घाटा है। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है, सीधी सीधी बात समझे, प्राथमिक घाटा वो है जो राजकोषीय घाटे में से जो ब्याज हैं उस ब्याज को हटा दिया जाए। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, इंटरेस्ट पेमेंट, जो उसको माइनस करते हैं तो प्राथमिक घाटा आ जाएगा। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है, जो राजकोषीय घाटा है उसमें हम क्या माइनस कर दें, ब्याज को हटा दें। राजस्व घाटा क्या था कि जितनी राजस्व आय है उसमें से, सॉरी राजस्व व्यय है उसमें से राजस्व आय को यानी कि प्राप्ति को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा राजस्व घाटा। और वो राजकोषीय घाटा क्या था कि दोनों में से यानी कि राजस्व प्लस पूंजीगत, इन दोनों व्यय में से, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में से हमें क्या माइनस करना है, राजस्व आय और पूंजीगत आय को माइनस करना है। तो जो आएगा वो हम क्या हुआ, सीधे सीधे कहेंगे उसको कि वो हमारा राजकोषीय घाटा है। और राजकोषीय घाटा पूर्ति कैसे होती है, तो ब्याज से, जो हम कर्ज, सॉरी जो ऋण होता है उसी को क्या कहते हैं, जितना हमारे ऊपर ऋण होता है उसे कहते हैं वो हमारा राजकोषीय घाटा है। क्योंकि इस घाटे को पूरा कहाँ से करेंगे, तो ऋण से। तो जो ऋण उठाते हैं उसी को क्या कहते हैं, सरकार जो कर्ज वो करती है उसी कर्ज को क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी आसान भाषा में। अब कितना सरकार के ऊपर घाटा हो सकता है, इसको मैनेज करने को हमने 2003 में एक कानून पास किया गया था जिसका नाम है FRBM एक्ट 2003। ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। इनकी राजकोषीय जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बजट कैसे मैनेज किया जाएगा, कितना सरकार घाटा रख सकती है, उस घाटे को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, इसको ध्यान में रखते हुए 2003 में एक कानून पास किया गया था जिसका नाम क्या है, FRBM अधिनियम 2003। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो राजकोषीय अनुशासन स्थापित करना, ठीक है, ताकि हम जो घाटा है और कर्ज को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि घाटे की पूर्ति को ये क्या करेगी, सरकार कर्ज मांगेगी दूसरे, या तो घर के यानी कि देश के अंदर से या बाहर से। तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, पारदर्शिता कैसे आए, जो वित्तीय नीतियाँ बनाई जाएगी उनमें पारदर्शिता कैसे आएगा, टारगेट सेट किया जाएगा, कितना हम कर्ज को रखेंगे, कितना ब्याज सरकार बाह्य उधारी होगी और कितनी घर के अंदर की उधारी रखी जाएगी, कितना हमारा राजकोषीय घाटा हो सकता है, इस सबको नियंत्रित करना था। मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करना था, इस वजह से ये आया था। इसमें मुख्य प्रावधान क्या क्या थे देखते हैं। इसमें कहा गया था शुरुआत में जब 2003 में कि हम जो राजकोषीय घाटा है, हमारा जो फिस्कल डिफिसिट है, उसको GDP का 3% तक सीमित करना है। ठीक है, घटा करके 3% तक करना है। वहीं जो राजस्व घाटा है, राजस्व घाटा को 0% तक करना है। क्या, वापस से, राजकोषीय घाटे को 3% तक तथा राजस्व घाटे को 0% करना है, जो कि अभी तक नहीं किया गया। ठीक, वहीं कहा गया था कि जो ऋण टू GDP अनुपात है,
ऋण टू जीडीपी मतलब क्या कि अगर आपकी 100 रुपये जीडीपी है, आपकी जीडीपी 100 है, तो इसके इसके अनुपात में आपने कितना ऋण उठाया हुआ है। सपोज कि अगर आपके ऊपर 10 रुपए का ऋण है और आपकी जीडीपी 100 रुपए है, तो हम कहेंगे ऋण टू जीडीपी अनुपात कितना है, 1:10 या 10% है। अगर आप 20 रुपए कर्जा है तो 20 रुपए। तो अगर जितना ज़्यादा ऋण टू जीडीपी अनुपात होगा, वो उतना ही रिस्क माना जाता है, उतना ही खतरनाक होता है। ठीक है, क्योंकि जीडीपी ऋण टू जीडीपी अनुपात बढ़ने से, ठीक है, जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि उसका ब्याज भी चुकाना होता है। ठीक है, और बाकी पारदर्शिता और ये कुछ वो थे, प्रावधान थे। 2019 में इसमें कुछ 2018 में इसमें कुछ संशोधन किए गए, और क्या कहा गया कि एन के सिंह की समिति थी, उसके आधार पर 2018 में इसमें संशोधन किया गया। और क्या कहा गया कि जो राजकोषीय घाटा को 2025-26 तक हम 2.5% तक करेंगे। तो ये कितना था, 3% था। अब 2025-26 तक इसको 2.5% तक करना है, कम करना है। वहीं जो ऋण, सरकारी ऋण होना चाहिए, जो ऋण टू जीडीपी अनुपात होना चाहिए, वो 60% तक हो सकता है। कितना, जिसमें 40% केंद्र का और 20% राज्यों का कर्ज हो, इससे ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा एफआरबीएम अधिनियम था। ठीक है, तो ये कुछ बात समझ में आ गई। अच्छा, आप समझते हैं थोड़ा सा कि जो सरकार की राजकोषीय नीति होती है, राजकोषीय नीति, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि इस ये भी दो प्रकार, जैसे मैंने बताया था कि जो मौद्रिक नीति पढ़ा था हमने, कि एक होती है विस्तारवादी और एक होती है संकुचित। विस्तारवादी और एक होती है संकुचित। ठीक, संकुचित। देखिए, जब मार्केट में पैसा कम होता है या मार्केट में मांग कम होती है, डिमांड कम होती है। डिमांड क्यों कम है, क्योंकि पैसा नहीं है। जैसे आपको याद होगा कोरोना के टाइम पर, कोरोना के समय में जनता के पास पैसा ही नहीं था, तो खर्च कहाँ से करे, और जब खर्च नहीं करेगी तो मांग नहीं बढ़ेगी। अब मांग नहीं बढ़ेगी तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो कंपनियों का घाटा होगा, जिससे छटनी होगी। तो सरकार ऐसे में क्या करती है, सरकार क्या करती है, विस्तारवादी नीति अपनाती है। अर्थात सरकार अपना खर्च बढ़ा देती है। सरकार खर्च बढ़ाएगी, है ना। कैसे, जैसे जनता को हो सकता है कि पेंशन देना शुरू कर दे, पेंशन दे, या भत्ता देना शुरू कर दे, बेरोजगारी भत्ता, या डीबीटी के माध्यम से, या किसी अन्य तरीके से सरकार अपना राजस्व खर्च या पूंजीगत खर्च बढ़ा देती है। तो सरकार अपना खर्च बढ़ाएगी, रोजगार देगी, जैसे मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा, तो जनता के पास क्या होगा, पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो जनता क्या करेगी, खरीदारी करेगी, और खरीदारी करेगी तो जिससे क्या होगा, थोड़ा सा मांग बढ़ेगी, और धीरे धीरे क्या होगी, मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। इसको कहते हैं विस्तारवादी नीतियाँ। परंतु कभी कभी क्या होती है, महंगाई बहुत ज़्यादा होती है और उसको नियंत्रित करना होता है, तो सरकार अपने खर्च में कटौती करती है। ठीक है, सरकार खर्च में कटौती करती है, जिसको कहते हैं हम संकुचित नीति। कटौती करेगी तो मार्केट में पैसा कम होगा, और मार्केट में पैसा कम होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। सरकार जब विस्तारवादी नीति अपनाती है तो इससे सरकार पर बोझ बढ़ता है। सरकार ज़्यादा खर्च करती है तो इस सरकार कर्ज भी उठाती है, और जिससे क्या होता है, सरकार पर इसका बोझ बढ़ता है। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है कि सरकार थोड़ा सा, अच्छा, तो अब दो दो प्रकार के खर्चे होते हैं सरकार के। एक बताया मैंने आपको, राजकोषीय व्यय, और एक होता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय को अच्छा माना जाता है कि पूंजीगत व्यय जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा होता है, परंतु राजकोषीय व्यय जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि राजकोषीय व्यय पर एक तरीके की सरकार के ऊपर बोझ है। सरकार उसको वेतन पे खर्च करेगी, इन सब चीज़ों पे, ठीक है, समाज सेवा पे, सामाजिक सेवा पे, पेंशन पे, सब्सिडी पे, इन सब पे खर्च करती है। तो इससे कोई भी पूंजी का निर्माण नहीं होता है। तो पूंजीगत खर्च जितना ज़्यादा होता है किसी देश का, वो उसे उतना अच्छा माना जाता है, और राजस्व खर्च जितना कम होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो पूंजीगत खर्च कैसे बढ़ता है और राजस्व खर्च से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ अब मैं ऊपर टैक्स बता चुका हूँ, तो वहाँ पे एक शब्द और बता देता है, वो है यॉफर वक्र। ये क्या होता है, ये कहता है, यॉफर ने क्या कहा कि जब सरकार टैक्स बढ़ाती है, ठीक है, सरकार मानते कर बढ़ाती है, तो सरकार जैसे जैसे कर की मात्रा बढ़ाती जाएगी, दर बढ़ाती जाएगी, वैसे वैसे सरकार की आय जो होगी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्या, कर की दर बढ़ाने पर आय भी, सरकार के पास जो राजस्व आय होती है
वो बढ़ती है, परंतु एक निश्चित सीमा तक कर बढ़ाने पर ही ये आय बढ़ती है। अगर उस सीमा से ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो फिर ये आय क्या होगी, घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जनता क्या होगी, टैक्स चोरी करेगी, कहीं कुछ करेगी। तो टैक्स एवेजन करने से क्या होगा कि टैक्स की दर एक सीमा से अधिक बढ़ाने से सरकार की जो आय होती है वो घटनी शुरू हो जाती है। तो क्या, अगर हम इसको टैक्स माने कि यहाँ टैक्स की दरें हैं और ये सरकार की राजस्व आय है, तो क्या कहता है कि एक सीमा तक कर बढ़ाएं, मतलब टैक्स की रेट बढ़ाने से एक सीमा तक ही क्या होता है, राजस्व आय बढ़ती है। उस सीमा से अगर ऊपर टैक्स के रेट हो जाएंगे तो फिर वाय घटना शुरू हो जाएगी। ये कुछ कुछ शब्द हैं जो आपको राजकोषीय नीति से संबंधित होना चाहिए। ठीक है। अब जो तीसरा हम समझेंगे, इसके बाद वीडियो आएगा उसमें हम बजट के बारे में समझेंगे, बजट क्या होता है, बजट कैसे काम करता है। ठीक, और बजट से कुछ संबंधित कुछ शब्द होंगे तो वो अच्छे से समझेंगे, ताकि अब ये पूरा आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है या इस वीडियो संबंधित या पीछे के वीडियो से किसी भी संबंधित, तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर हम एक वीडियो करेंगे जिसमें अभी तक यूपीएससी से पूछे गए जितने प्रश्न हैं और तथा अपने बनाए हुए कुछ प्रश्नों को 15 से 20 प्रश्न हम करेंगे, ताकि जो आपका आगामी एग्जाम है प्री का, उसमें ये बहुत ही मददगार साबित हो। साथ साथ ये मेंस में भी बहुत काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। मेरा थोड़ा आज आवाज़ बैठा हुआ है सर्दी की वजह से, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा हमें मोटिवेशन आए, और बताइएगा कि आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।